हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर हम लोग रिवाइज करने वाले हैं ये क्लास 11th का बीएसटी चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस है। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, छोटे ही चैप्टर, ज़्यादा लेंदी चैप्टर नहीं, बस इसके कुछ कुछ कीवर्ड्स याद रखने, इसके एडवांटेजेस याद रखने, डिसएडवांटेजेस याद रखने, फीचर्स याद रखने, बस इतना पॉइंट रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में टोटल 6 टॉपिक्स डिस्कस करने को है। सबसे पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जिसको हम लोग डीयू से रिप्रेजेंट करेंगे। अगला है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जिसको पब्लिक कॉर्पोरेशन भी बोला जाता है, इसको हम लोग एससी से रिप्रेजेंट करेंगे। गवर्नमेंट कंपनी, देन एमएनसी। एमएनसी स्टैंड्स फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज, जो ग्लोबल एंटरप्राइजेज होते हैं, जो देश विदेश में प्रसिद्ध होते हैं वो। जॉइंट वेंचर, जब दो कंपनी एक साथ मिलकर काम करते हैं, मारुति और सुजुकी, तो ये दोनों जेवी है। फिर पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो टोटल हम लोगों को ये 6 टॉपिक्स कवर करने हैं ये चैप्टर के अंदर। सबसे पहले आते हैं ये चैप्टर का जो नाम है, नाम क्या है? प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। प्राइवेट हम लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। प्राइवेट में क्या क्या था? सोल प्रोप्राइटर, एचयूएफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, पार्टनरशिप, ये सब जो है ये प्राइवेट वाला है। तो प्राइवेट मतलब ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। अब ये चैप्टर में हम लोग को प्राइवेट पढ़ना नहीं है, वो नाम दिया हुआ है लेकिन आगे कोई रेफरेंस नहीं है चैप्टर में इसका। ये चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है पब्लिक एंटरप्राइज। पब्लिक मतलब क्या? गवर्नमेंट। पब्लिक मतलब ये लोकल पीपल की बात नहीं हो रही है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट को बोलते हैं। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मतलब विच इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। फिर अगला आते हैं ग्लोबल एंटरप्राइज। ग्लोबल एंटरप्राइज मतलब जो विश्व में धंधा कर रहे हैं, पूरे देश विदेश में प्रसिद्ध है। सैमसंग कंपनी हो गया, ये जितने आईफोन, एप्पल वगैरह हो गया, तो बड़े बड़े जो भी कंपनीज होते हैं ये सबको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल कंपनीज। अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो ये ग्लोबल एंटरप्राइज है। तो ये चैप्टर में जो बेसिकली डील करना है वो करना है पब्लिक एंटरप्राइज एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। ठीक, अब आगे आते हैं। सबसे पहले आते हैं टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक का मतलब समझ गए, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का जो एंटरप्राइज होता है वो 3 तरीके का होता है। पहला होता है डीयू, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। सेकंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, एससी। एंड थर्ड गवर्नमेंट कंपनी। सबसे पहले आते हैं डीयू का रेफरेंस पे। डीयू क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट क्या करता है? अपने अंदर वेरियस मिनिस्ट्रीज डेवलप करता है। जैसे कि कोई मिनिस्ट्री होगा, रेलवे मिनिस्ट्री, कोई डिफेंस मिनिस्ट्री, कोई एजुकेशन मिनिस्ट्री, कोई हेल्थ मिनिस्ट्री, और इनको एक काम सौंपता है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री का काम होगा कंट्री के अंदर स्कूल्स और कॉलेजेस प्रॉपरली बन रहे हैं कि नहीं, ये इंश्योर करो। वेयर हेल्थ मिनिस्ट्री का काम होगा कि कंट्री के अंदर हॉस्पिटल्स है कि नहीं, पूरे फैसिलिटीज़ मेंटेन्ड है या नहीं, नए हॉस्पिटल कितने बन रहे हैं, तो ये इनका काम होगा। डिफेंस का काम होगा, वो बुलेट, राफेल, ये सब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और रेलवे का काम क्या होगा? रेलवे मिनिस्ट्री का, कि प्रॉपर रेल लाइन वगैरह है कि नहीं, ट्रेन वगैरह टाइम से चल रहा है कि नहीं। तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स अपने अंदर अलग अलग मिनिस्ट्रीज बनाते हैं, मिनिस्ट्रीज क्रिएट करते हैं और उनको काम देते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर सेक्टर को संभालना है। और याद रखना है डीयू के अंदर जो इंप्लॉइज होते हैं इनको बोला जाता है गवर्नमेंट इंप्लॉय। गवर्नमेंट इंप्लॉय क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनको मेन फॉर्मेशन कौन किया है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ही इनको क्रिएट किया है, तो इसके अंदर के जो इंप्लॉइज होते हैं इनको गवर्नमेंट इंप्लॉय बोलते हैं। ये एमसीक्यू का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बाकी दोनों के इंप्लॉय को गवर्नमेंट इंप्लॉय नहीं बोलते हैं। कई लोग को ऐसा डाउट लगता है गवर्नमेंट कंपनी के इंप्लॉय है तो गवर्नमेंट इंप्लॉय बोलेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट कंपनी के इंप्लॉय को गवर्नमेंट इंप्लॉय नहीं बोलते हैं। सिर्फ डीयू के अंदर के इंप्लॉइज को, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के अंदर के इंप्लॉइज को गवर्नमेंट इंप्लॉय बोलते हैं। इसका हम लोग लॉजिक डिस्कस किए थे, इसका कुछ कुछ एग्जाम्पल देख लो। जैसे बीएसएनएल स्टैंड्स फॉर भारत संचार निगम लिमिटेड, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, रेलवे, ये सब डीयू का एग्जाम्पल्स है। डीयू जो होता है इसका फीचर्स डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही ओल्डेस्ट फॉर्म है, मतलब जो 3 है डीयू, एससी और गवर्नमेंट कंपनी, तीनों में सबसे पुराना जो है ये डीयू है। ये डायरेक्टली आंसरेबल होते हैं और अकाउंटेबल होते हैं। गवर्नमेंट अगर इन लोग कुछ भी गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ भी घपला कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इनका डायरेक्ट कॉलर पकड़ सकता है, इनसे पूछ सकता है कि क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों ये नहीं किया, आप ये क्यों गलती कर दी, ये पूछ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के लिए। इनका जो अकाउंटिंग होता है ये गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है। इनका जो ऑडिट होता है ये भी गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट के हिसाब से होता है। इनका फाइनेंस गवर्नमेंट के ट्रेजरी से होता है। गवर्नमेंट का जो खजाना है, बक्सा है, वहीं से सारा इनका पैसा आता है और ये जितना भी कमाते हैं इनको सारा पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ता है। फिर गवर्नमेंट इनका सैलरी वगैरह बना के देता है। ये नहीं कर सकते कि अपना सैलरी जो है, इनका जो सैलरी है वो अपना सैलरी अपने प्रॉफिट से निकाल ले, ये बिल्कुल नहीं कर सकते। बिकॉज ये जितना अर्न करते हैं इनको सारा का सारा गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ता है, फिर इनका सैलरी वापस गवर्नमेंट से आता है।
इनका जो मैनेजमेंट होता है ये स्पेसिफिक मिनिस्ट्री इनका मैनेजमेंट संभालता है। ये भी हम लोग देख लीजिए जितना पैसा है गवर्नमेंट को जमा करेंगे। अगला इसके एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज है इसमें इजी फॉर्मेशन है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। इफेक्टिव कंट्रोल, यहाँ पे सेंट्रलाइज कंट्रोल्ड है। सेंट्रलाइज मतलब सारा कंट्रोल किसी एक के हाथ में, पावर इन वन हैंड। गवर्नमेंट के हाथ में सारा कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट बोल रहा है उठो तो उठेंगे इन लोग, गवर्नमेंट बोल रहा है बैठो तो बैठेंगे इन लोग। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट एक एक फंड्स को सोच समझ के खर्चा करता है। फॉर एग्जांपल डीयू वाले अगर गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं हम लोग को 1 करोड़ का लोन की ज़रूरत है या 1 करोड़ फंड की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट ऐसी 1 करोड़ उठा के नहीं दे देगा। गवर्नमेंट चेक करेगा कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उतना का रिक्वायरमेंट है या नहीं। और अगर गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि ये 1 करोड़ का ज़रूरत नहीं है, 50 लाख से भी हो सकता है, 10 लाख से भी हो सकता है, तो गवर्नमेंट उतना ही फाइनलाइज करेगा। और अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक का ट्रस्ट बना हुआ रहता है बिकॉज ये डायरेक्टली गवर्न करता है पार्लियामेंट, तो उस वजह से सुपरवाइज करता है पार्लियामेंट, तो पब्लिक का ट्रस्ट डेवलप होता है। अगला आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे। पहला डिसएडवांटेज इनफ्लेक्सिबिलिटी। इन लोग पार्लियामेंट के डायरेक्ट कंट्रोल पे होते हैं, तो इस वजह से इनमें इनफ्लेक्सिबिलिटी रहता है, इन लोग अपने मर्जी से काम नहीं कर पाते। सेकेंड, लैक ऑफ मोटिवेशन, इनका मोटिवेशन बहुत कमज़ोर हो जाता है। मोटिवेशन क्यों कम होता है? क्योंकि सारा पैसा ये किसको जमा कर देते हैं? गवर्नमेंट को। और यहाँ जो प्रमोशन होता है वो किसके बेसिस पे होता है? सीनियरिटी के बेसिस पे। कौन आदमी कितना एफर्ट्स लगा रहा है उसके बेसिस में प्रमोशन यहाँ नहीं देते। जो जितना सीनियर हो गया उसको प्रमोशन देते हैं। इस वजह से जो पर्सन है, जो एम्प्लॉय है, वो ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाता, क्योंकि उसको पता है मैं कितना भी एफर्ट्स लगा दूँ मेरा प्रमोशन होने ही नहीं वाला अनटिल अनलेस जब तक मैं सीनियर ना बन जाऊँ। लैक ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, इनका पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं रहता क्योंकि इन लोग बंधे हुए होते हैं गवर्नमेंट से इन लोग पूरे बंधे हुए होते हैं। इनको एक एक खर्चा अपना डिस्क्लोज करना पड़ता है गवर्नमेंट को। रेड टेपिज्म मतलब ब्यूरोक्रेटिक, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी सिस्टम रहता है। हर चीज़ के लिए पेपर वर्क रहेगा, कुछ भी काम करना है तो पेपर वर्क, कुछ भी काम, तो उसी को बोलते हैं रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म मतलब जहाँ पे हैवी पेपर लोड रहेगा, पेपर वर्क रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, उसको बोलते हैं रेड टेपिज्म। और इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, यहाँ का जो मैनेजमेंट होते हैं ये भी इनएफिशिएंट होते हैं। इन लोग रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग टू किस चीज़ से रिलेटेड, रेम्यूनरेशन से रिलेटेड, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, ये इन लोग क्रिएट नहीं करते, ये पार्लियामेंट से बना हुआ आता है। ओके, तो सेकंड पे आते हैं एससी। एससी स्टैंड्स फॉर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और एससी को ही पब्लिक कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एससी का ही दूसरा नाम है पब्लिक कॉर्पोरेशन। इसे कुछ एग्जाम्पल क्या हो गए? एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एलआईसी स्टैंड्स फॉर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। आरबीआई, एसबीआई, ये सब हो गए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ठीक है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन याद रखना है, पार्लियामेंट में पहले एक्ट पास करना पड़ता है। मैं बताया था येलो बिल, पिंक बिल, ये सब पॉइंट, तो पार्लियामेंट में पहले एक्ट पास करना पड़ता है। एक्ट के पास होने के बाद स्टैब्लिश होता है एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन उसके बाद ही स्टैब्लिश होता है जब एक्ट पास होता है तब। इसके क्या क्या फीचर्स है? ये फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट होता है, इनके पास फ्रीडम रहता है। जो डीयू के पास तो बिल्कुल नहीं रहता था, इनके पास फ्रीडम रहता है। ऑडिट जो होता है ये एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द एक्ट के हिसाब से होता है। अकाउंटिंग एज पर द गाइडलाइंस ऑफ एक्ट के हिसाब से होता है। इनका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, मतलब एससी अलग है और इसके अंदर के जो इंडिविजुअल्स है वो अलग है। डिसीजन मेकिंग जो है यहाँ फास्टर होता है बिकॉज हर चीज़ गवर्नमेंट से पूछना नहीं पड़ता है, इस वजह से इन लोग डिसीजन जल्दी लेते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन उनका खुद का रूल्स होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होता है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। और इनका जो मैनेजमेंट होता है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हिसाब से होता है, जो सेलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट इनको सेलेक्ट करके देता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन बनेगा। इसके एडवांटेजेस देख लो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होता है, फ्रीडम इनको मिलता है, इनका क्विक डिसीजन रहता है, इनका सर्विस मोटिव होता है और एफिशिएंट स्टाफ होता है। डिसएडवांटेजेस में इसी का उल्टा हो जाएगा, ऑटोनॉमी बस दिखाने के लिए पेपर तक ही सीमित है, एक्चुअल में कोई इनको फ्रीडम नहीं मिलता। इन लोग का लैक ऑफ इनिशिएटिव होता है, कोई आगे आकर अपना बात नहीं रखते। रिजिड स्ट्रक्चर है बिकॉज ये फॉर्मेशन लॉ के थ्रू हुआ है, तो अगर कुछ भी चेंज करना है तो फिर से कानून बदलना पड़ेगा। ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है और ये टेक्निकल इतना फीसिबल प्रोसेस नहीं है, तो रिजिड स्ट्रक्चर हो जाता है, चेंज नहीं कर सकते। रिजिड मतलब इनफ्लेक्सिबल, जिसको चेंज नहीं कर सकते। अनफेयर प्रैक्टिस बिकॉज यहाँ पे करप्शन बहुत होता है एससी के अंदर, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में करप्शन बहुत होता है। इन दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस लिखे थे, स्क्रीन को एक बार पॉज कर लो और रीड कर लो। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ठीक, अगला आते हैं गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर गवर्नमेंट कंपनी डिफाइन है। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाई ईदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मतलब 51% मिनिमम रिक्वायरमेंट याद रखना, 51%। अगर 51% या तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा या तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हाफ करके होल्ड कर रहे हैं, बस इन टोटलिटी में देखा जाए तो 51% होना चाहिए। तो जिस भी कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रहे हैं एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर, उसको बोला जाएगा गवर्नमेंट कंपनी। इसके मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताया था, जैसे मान लो ये जियो कंपनी मतलब अंबानी का है, मुकेश अंबानी की कंपनी में क्या हुआ, 51% बीजेपी खरीद लिया,
तो बताओ क्या ये गवर्नमेंट कंपनी हुआ? हाँ, ऑफकोर्स सी बात है, क्योंकि मुकेश अंबानी के पास अब कितना बचा? 49%, और 51% किसके पास आ गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो इस वजह से जियो कंपनी जो है वो गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा। सेकेंड केस पे आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी एक कंपनी है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 40% लगाया, और मैं मान लो मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं गवर्नमेंट से कोई रिलेटेड नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है गवर्नमेंट से मेरा, और मैं उसमें 11% लगा रहा हूँ। तो इन टोटलिटी में देखा जाए तो 40 और 11 कितना हो गया? 51%। तो ये गवर्नमेंट कंपनी होना चाहिए, लेकिन क्या ये होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट कितना होल्ड कर रहा है? 40%, और मैं कितना होल्ड कर रहा हूँ? 11। तो मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ, तो हम लोग प्लस नहीं कर सकते, इसीलिए गवर्नमेंट के पास 51% नहीं है करके ये पर्टिकुलर कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी नहीं बोलेंगे। केस नंबर 3, ये एक कंपनी है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी का 40% लिया है, स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश का 10% लिया है, और राजस्थान का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 2% लिया है। इन सबको अगर प्लस करो तो 52% होता है। तो बताओ क्या ये गवर्नमेंट कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 45 सेक्शन 2 क्लॉज 42 ऑफ कंपनीज एक्ट? बिल्कुल भी नहीं, ये वाला गवर्नमेंट कंपनी है, बिकॉज यहाँ पे सबका जब टोटलिटी मिलाओगे तो 51% को एक्सीड करेगा। 51% को अगर एक्सीड किया तो ये गवर्नमेंट कंपनी है। ये 2 क्लॉज 45 होगा, 42 नहीं है। ठीक, ऐसा कुछ एग्जाम्पल देख लो। भेल स्टैंड्स फॉर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सेल स्टैंड्स फॉर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल स्टैंड्स फॉर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये सब में गवर्नमेंट का एटलीस्ट 51% और मोर शेयर है, इसलिए ये गवर्नमेंट कंपनी हो जाता है। गवर्नमेंट कंपनी का कतई भी ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट उसको बनाया है। गवर्नमेंट किसी भी कंपनी में अगर मिनिमम 51% खरीद लेता है तो उस पर्टिकुलर कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर दिए थे। और एक MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, जो गवर्नमेंट कंपनी का शेयर्स होता है ये होल्ड होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम का। तो जैसे मैं किसी जियो कंपनी का शेयर खरीद रहा हूँ तो शेयर में किसका नाम होगा? मेरा। तो अगर कंट्री का सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कंपनी का शेयर खरीद रहा है तो उसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं होगा। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, प्राइम मिनिस्टर का नाम होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम होता है। अभी तत्कालीन द्रौपदी मुर्मू है तो उनका सिग्नेचर, उनका साइन रहेगा शेयर सर्टिफिकेट के अंदर। एडवांटेज भी इसका देख लो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, यहाँ पे फ्रीडम मिलता है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होता है, एफिशिएंट स्टाफ, बिकॉज रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ये सारे यही क्रिएट करते हैं। यहाँ पे कोलैबोरेशंस भी होता है, बहुत सारे रिसोर्सेज को फ्री में यूज़ किया जाता है। ऑटोनॉमी, ये डिसएडवांटेजेस, ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम सिर्फ पेपर तक सीमित है। कई बार पॉलिटिकल पार्टी इंटरफेयर भी करता है, बिकॉज बिजनेस तो खरीदते हैं 51% या उससे ज़्यादा, साथ साथ में बिजनेस में इंटरफेयर भी करते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं ये बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर पैक्ड होते हैं। ये भी देख लो, ये मैं होमवर्क भी दिया था एग्जाम में। तीनों तो नहीं आए, किसी भी दो के बीच का डिफरेंस आ सकते हैं कि बताओ DU और गवर्नमेंट कंपनी के बीच का डिफरेंस, स्टैट्यूटरी और गवर्नमेंट कंपनी के बीच का डिफरेंस, DU और स्टैट्यूटरी के बीच का डिफरेंस, गवर्नमेंट कंपनी DU, गवर्नमेंट कंपनी स्टैट्यूटरी, कुछ भी ऐसा आ सकता है, कोई भी दो का। तो ये वाला पॉइंट पूरा याद रख लेना है। जिन लोग नोट नहीं किए स्क्रीन को पॉज करो और नोट कर लो। अगले पे आते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टी मतलब मैनी, नेशनल मीन्स कंट्रीज और नेशंस, तो इसको हम लोग MNC भी बोलते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी जो बहुत सारे अलग अलग देश में चल रहे हैं, इनका और नाम से जाना जाता है, जैसे कि ग्लोबल एंटरप्राइज, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन और इंटरनेशनल एंटरप्राइज। इसके एग्जांपल हुए कोका कोला, नाइकी, रीबॉक, लॉरियल, सोनी, LG, सैमसंग, अमेजॉन। ये सब जो है ये एक तरीके का मल्टीनेशनल कंपनीज है। ठीक है, अब मल्टीनेशनल कंपनीज जो होता है इनका एक होम कंट्री होता है और एक होस्ट कंट्री होता है। जिस कंट्री में इनका हेडक्वार्टर प्रेजेंट होता है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिस कंट्री में इनका हेडक्वार्टर प्रेजेंट होता है उस पर्टिकुलर कंट्री को बोलते हैं होम कंट्री। और जिस जगह में जिस कंट्री में इन लोग अपना धंधा चला रहे हैं उस पर्टिकुलर कंट्री को बोला जाता है होस्ट कंट्री। तो जैसे एप्पल कंपनी कहाँ का बेस्ड है, उसका ओरिजिन क्या है? USA बेस्ड कंपनी है। तो जिस कंपनी में इसका हेडक्वार्टर है उसको बोलेंगे हम लोग होम कंट्री। और जहाँ जहाँ वो धंधा कर रहा है, जैसे कि इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, यहाँ सब वो धंधा कर रहा है तो उसे बोलेंगे होस्ट कंट्री। होम कंट्री मतलब जहाँ उनका हेडक्वार्टर है, और जहाँ जहाँ वो अपना बिजनेस चला रहे हैं उनको बोलेंगे होस्ट कंट्री। इनके फीचर्स देख लो, इनका बहुत बड़ा साइज होता है बिजनेस का, एंड ये ह्यूज कैपिटल मेंटेन करते हैं। कई बार ये इतना ज़्यादा सेल कर लेते हैं कि कई सारे छोटे मोटे कंट्री का GDP को एक्सीड कर देते हैं। इनका सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, बिकॉज होस्ट कंट्री के पास कोई भी कंट्रोल नहीं रहता, सारा कंट्रोल होम कंट्री के पास रहता है। उन लोग जो बोले वो फुल एंड फाइनल माना जाएगा। एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस मीन्स इन लोग लेबर इंटेंसिव का यूज़ नहीं करते हैं, इन लोग जनरली कैपिटल इंटेंसिव का यूज़ करते हैं। और मार्केट में जो नए टेक्नोलॉजी आता है उनको ये अवेल करते हैं। जैसे आजकल मार्केट में AI आ गया है, बॉट्स का यूज़ हो गया है, तो ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी ये यूज़ करते हैं। अगला है प्रोडक्ट इनोवेशन। इन लोग टाइम टू टाइम प्रोडक्ट में इनोवेशन करते हुए रहते हैं, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस को देखकर। और R&D का काम होगा, R&D स्टैंड्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो R&D डिपार्टमेंट का काम होता है नए नए इनोवेशन लेकर आना। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ये बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं अपने मार्केटिंग में, हैवी एडवर्टीजमेंट करते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। ओलिगोपोलिस्टिक पावर, ओलिगोपोली मतलब मार्केट में जब फ्यू सेलर्स होते हैं
तो उसको बोलते हैं ओलिगोपॉली। जैसे मैं एग्जांपल दिया था, अगर हम लोग को पेस्ट चाहिए रहता है, टूथपेस्ट चाहिए रहता है, तो हम लोग दुकान में जाके बोलते हैं, या तो कोलगेट बोलेंगे या तो पेप्सोडेंट, डाबर, पतंजलि। तो ये सब मार्केट में ऐसा कुछ 2-3 नाम जो है वो दिमाग में बसा हुआ है। तो ये तभी होता है जब हम लोग हैवी एडवर्टीजमेंट करते हैं, बाहर बेचते हैं सामान, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स होता है, मार्केट में गुडविल इनका बहुत अच्छा रहता है, उस वजह से इनको मिलता है ओलिगोपॉलिस्टिक पावर। ठीक है। तो कई सारे लोग क्या करते हैं, ये जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं, ये पूरे मार्केट को डोमिनेट करके रख देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इनके पास ही है। जैसे लेस कंपनी ले लो, लेस कंपनी भी एक एमएनसी है, इसका ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर 50% से ज़्यादा शेयर जो लेस मैन्युफैक्चरिंग में है वो लेस कंपनी का है। जो भी चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में कंट्री के अंदर 50% से भी ज़्यादा शेयर लेस का है। तो सोचो कितना डोमिनेट करके रखा है बाकी सारे कंपनीज़ को। और उन लोग क्या करते हैं, अपना कंपनी के पावर्स बढ़ाने के लिए छोटे मोटे कंपनी को अक्वायर कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। अगला टॉपिक है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर मतलब जब दो बिजनेस एक साथ मिक्स हो जाते हैं। इन शॉर्ट बोलो तो दो बिजनेस जब पार्टनरशिप कर लेते हैं तो इसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। जैसे इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है, फोर्ड और टोयोटा, फिर उसके बाद मारुति सुजुकी। फिर अगला एग्जाम्पल देखो, ये तुंगभद्रा इंडस्ट्री लिमिटेड इंडिया का, प्लस वो यामाहा मोटर्स लिमिटेड के साथ जापान के साथ मिक्स होकर बिरला यामाहा लिमिटेड बना था। मारुति और सुजुकी इंडिया और जापान की कंपनी दोनों मिलकर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड बने थे। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये देखो सब एग्जाम्पल्स। ऊबर, वॉल्वो, ये सब मिलकर ऑटोनोमस व्हीकल्स बने। और क्या है, मर्सिडीज़ और वॉल्वो ये मिलके इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस बनाए। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। और ये कुछ अनसक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं, सुजुकी, टीवीएस, यामाहा, एस्कॉर्ट्स। तो ये सब कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो अनसक्सेसफुल रहे जॉइंट वेंचर के केस में। तो इनका भी फीचर समझ लो। सबसे पहले इंक्रीज रिसोर्स एंड कैपेसिटी। जब दो कंपनी मिलता है एक साथ तो दोनों का पैसा भी एक साथ मिक्स होता है, दोनों के लेबर भी एक साथ मिक्स होते हैं, तो रिसोर्स भी बढ़ता है। रिसोर्स इंक्लूड बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स। और इससे कैपेसिटी भी बढ़ जाता है, धंधा ज़्यादा कर पाते हैं। एक्सेस टू न्यू मार्केट, नए नए मार्केट को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लो कोई फॉरेन कंट्री का कंपनी है, वहाँ अगर हमारी इंडियन कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर आ रहा है और कोई इंडियन कंपनी को जॉइंट वेंचर कर रहा है, तो वो इंडियन मार्केट को भी एक्सप्लोर कर पाएगा साथ ही साथ। फिर इसका एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, जब दो कंपनी मिलता है तो उनके टेक्नोलॉजी भी शेयर होते हैं और फ्री में एक दूसरा कंपनी एक्सेस कर पाता है। इनोवेशन, नए नए इनोवेशन होता है जब दो कंपनी मिलते हैं। तो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सस्ता पड़ता है जब दो कंपनी मिलते हैं, प्रोडक्शन बहुत सस्ता हो जाता है। स्टैब्लिश ब्रांड नेम, जैसे अगर मान लो दो कंपनी, एक एप्पल कंपनी जो स्टैब्लिश कंपनी है और एक ऑरेंज कंपनी है जो मार्केट में नया आया है, तो अगर ये दोनों कल को जॉइंट वेंचर दोनों मिलते हैं तो एप्पल कंपनी का जो गुडविल है, मार्केट में जो इज्जत, नाम, शोहरत ये बना के रखा है, उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? ऑरेंज कंपनी को भी मिलेगा। तो इसको बोला जाता है स्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम। ठीक, यहाँ तक का पॉइंट हो गया। और लास्ट टॉपिक है इसमें पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसको हम लोग रिसेंबल करते हैं P3 से, P³ से भी, PPP से भी और P3 से भी। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसको बोला जाता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या होता है, जैसे एग्जांपल मान लो एक कोई बिल्डर है, वो प्राइवेट इंडिविजुअल है, ये क्या किया, एक हॉस्पिटल जैसा बना दिया और उसको लीज में दे दिया, मतलब रेंट में दे दिया हॉस्पिटल अथॉरिटी को, गवर्नमेंट को दे दिया। तो गवर्नमेंट इसको समय समय पे थोड़ा थोड़ा पैसा देते जाएगा। तो इसको बोलेंगे PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब कोई बना देता है कोई प्राइवेट और उसको गवर्नमेंट के हाथ में सौंप देता है, गवर्नमेंट इसको टाइम टू टाइम पैसा देते रहता है। इसका फीचर देख लो, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है पब्लिक और प्राइवेट के बीच में। इसमें कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विस पे करना पड़ता है। शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू, जितना पैसा मिला वो बिल्डर को भी मिलेगा और वो गवर्नमेंट को भी मिलेगा, दोनों में बांटना पड़ेगा वो जो पैसा है। और फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स विद PPP में प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें जो गवर्नमेंट जितना प्रोवाइड करता है, कई बार प्राइवेट वाले को लगता है कि मेरे को बहुत कम पैसा मिल रहा है, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है दोनों के बातें एक दूसरे से। तो ये है प्रॉब्लम्स विद PPP। ठीक, तो फाइनली ये चैप्टर का भी रैपिड रिविजन कंप्लीट हुआ। चैप्टर 3 जो कि प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज था। आई होप कि एक बार रिवाइज हो गया होगा, सारा टॉपिक रिफ्रेश हो गया होगा। थैंक यू।